INBAR के 48वें रुकन मुल्क के तौर पर हम पाकिस्तान को इंतहाई गर्मजोशी से खुशामदीद कहते हैं। INBAR पाकिस्तान को बांस के शोबे की तरक्की में मदद देने के लिए तैयार है। इंजीर, आलमंड, बादाम, आलमंड हो गया, वालनट हो गया, अच्छा खुबानी है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे मतलब जायकेदार जो गिलगित में पैदा होती हैं। जनवरी 2013 से जुलाई 2019 तक काम में मसरूफ 6.5 साल बहुत जल्दी गुजर गए। ये चीन में किसी भी पाकिस्तानी सफीर का अब तक का सबसे तवील अरसा है और ये कारनामा मसूद खालिद ने अंजाम दिया है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। नवंबर 2021 में बैनुल-अक़वामी बांस और बेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सबसे नए रुकन मुल्क इस्लामी जमहूरियाई पाकिस्तान के लिए परचम कुशाई की तकरीब की मेज़बानी की, जिससे जाहिर है कि पाकिस्तान ने बाज़ाबिता तौर पर इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली है और बांस और बेड के शोबे में बैनुल-अक़वामी दावे में हिस्सा लेगा। हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का INBAR के साथ पुराना रिश्ता है। पाकिस्तान 1997 में INBAR के क़याम के वक्त मुबस्सर मुल्क के तौर पर शामिल था। इसके बाद 2019 में INBAR के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के शरीक चेयरमैन प्रोफेसर जियांग जी होई ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। INBAR हेडक्वार्टर्स ने हालिया बरसों में बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मुतादिद वफूद को खुशामदीद कहा है। लिहाजा INBAR के 48वें रुकन मुल्क के तौर पर हम पाकिस्तान को इंतहाई गर्मजोशी से खुशामदीद कहते हैं। INBAR पाकिस्तान को बांस के शोबे की तरक्की में मदद देने के लिए तैयार है। INBAR 1997 में कायम की गई। ये एक नीम सरकारी तंजीम है जो माहौलियाती तौर पर पायदार तरक्की के लिए बांस और बेद के इस्तेमाल को फरोग देती है। ये अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली समेत कलीदी अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोसेसेस और कन्वेंशंस का हिस्सा है और इसने लाखों मुलाजमतें पैदा करने और अपने रुकन ममालिक में हजारों हेक्टर पर बांस लगाने में मदद फराहम की है। हमारा मानना है कि INBAR में शामिल होना पाकिस्तान और तंजीम दोनों के लिए एक संग मील है। बांस पाकिस्तान में काश्त होता है और पहले से ही छत साजी, सहारों, आर्जी रिहाइश और घरेलू अशिया जैसे टोकरियां और चटाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम ये शोबा बहुत वसी हो सकता है। बांस पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए आमदनी का एक अहम जरिया बन सकता है और साथ ही पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सोनामी जैसे इकदामात का एक अहम हिस्सा भी हो सकता है। INBAR की रुकन रियासतें मुख्तलिफ पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने में मदद के लिए बांस और बेद को बशमूल बांस और रत्तन को आमदनी का जरिया और सब्ज तरक्की का आला, कम कार्बन पायदार मसनूआत, कार्बन के खात्मे और हयातियाती मतनू माहौलियाती निज़ाम के कलीदी हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। बांस देही इलाकों में रोजगार को बढ़ाने और सहराई जमीन को काबिल काश्त बनाने में मदद कर सकता है। शहरों और शाहराहों को सरसब्ज करने का एक अहम मवाद हो सकता है। इससे मजबूत तामीराती मवाद हासिल किया जा सकता है। पुलों से लेकर विंड टरबाइन ब्लेड, नकासी आब के पाइप और कसीरुल मंजिला मकानात में प्लास्टिक, PVC और स्टील की जगह ले सकता है। पाकिस्तान INBAR के 47 रुकन ममालिक से बहुत कुछ सीख सकता है और ख़ास तौर पर चीन से, जो बांस और बेद की मसनूआत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंसान के लिए इस तरह के मतनव्वो इस्तेमाल के साथ किसी दूसरी फसल का तसव्वुर करना मुश्किल है। बहुत सी सनतों में बांस का वसी इस्तेमाल लकड़ी के कीमती वसाइल को कमी से बचाने में मदद फराहम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि बांस और बेद पाकिस्तान की पायदार तरक्की के कलीदी हिस्से बन सकते हैं, जैसा कि 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर इसको शामिल किया जा सकता है। हम पाकिस्तान में बांस की सनत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान और दीगर रुकन ममालिक के दरमियान बांस की सनत की मुश्तरका खुशहाली हासिल करने के लिए मज़ीद कसीरुल जहती ताउन के तरीक़ाकार पर अमल करेंगे।
बांस और बेत की सनत को चीन और BRI के मुतअद्दिद ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए सबसे अहम नुक्ता नज़र के तौर पर शुमार किया जाता है। ये BRI और INBAR के फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को गुर्बत के खात्मे में भी मदद दे सकता है। 7 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर काश्त करने के साथ चीन के बांस के शूबे में तकरीबन 10 मिलियन अफराद काम करते हैं और इसकी मालियत तकरीबन $50 बिलियन है। चीन की हुकूमत कई दिहाइयों से गुर्बत के खात्मे, देही इलाकों की तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बांस का इस्तेमाल कर रही है। INBAR के रुकन मुल्क के तौर पर पाकिस्तान उन तरबियती प्रोग्रामों में शिरकत करेगा जो चीन की बांस टेक्नोलॉजी और इल्म का इश्तराक रखते हैं। ये अपने बांस सेक्टर को तरक्की देने के लिए INBAR की तहकीक, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और प्रोजेक्ट के मौके भी इस्तेमाल कर सकेगा। बांस तेज़ी से बढ़ता है और लकड़ी से मिलती जुलती या इससे बेहतर खुसूसियात के साथ तेज़ी से दोबारा उगता है। इसकी जड़ों, तनों और पत्तों समेत पूरे का पूरा दरख्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सनत मजदूरों पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान के लिए मौजू है। इसके अलावा इसकी कम कार्बन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खुसूसियात भी पाकिस्तान की मौजूदा कौमी हिकमत अमली से पूरी तरह मुताबिकत रखती हैं। अगर पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे के लिए बांस की सनत को तरक्की देना चाहता है तो चीन और INBAR पाकिस्तान को बांस की मुनासिब अक़साम की तहकीक में मदद करने, मुतल्लिका टेक्नोलॉजी, आलात और तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान की गुर्बत के खात्मे और खुशहाली में तेज़ी लाने में मदद करने के लिए पूरे एतमाद हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में PhD कैंडिडेट डॉक्टर सुमेरा असगर रॉय साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, आप ज़रा बताइए, क्या इस तंजीम में शमूलियत की वजह से पाकिस्तान के मुल्क में बांस और बेत की सनत में कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो पाकिस्तान के पास वो सारे आप कह लें कि एनवायरमेंटल कंडीशन दस्तयाब हैं, वो माहौल सारा, क्योंकि जो रतन और बांस की प्रोडक्शन के लिए एक ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, थोड़ा गर्म इलाका। तो पाकिस्तान का जो आप सदरन पंजाब के लिए इंटीरियर सिंध सारा, तो उसके अंदर वो तमाम माहौल अवेलेबल है इसकी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के लिए। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और कि वो इसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो बीज या वो स्पीशीज, क्योंकि जो बांस है इसकी 700 से ज्यादा जो है वो डिफरेंट आपके लिए स्पीशीज अवेलेबल है, काइंड्स है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस से अपॉर्चुनिटीज से बहुत ज्यादा फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा वो बीज और वो इकसाम जो है वो बरामद करे जो पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से ज्यादा अच्छी ग्रो कर सकती हैं। तो यकीनन ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे बांस और रतन को 21st सेंचुरी का स्टील कहा जा रहा है, क्योंकि जितनी इसकी आप कह लें कि अब यूटिलिटी है, अब ये प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। जो चाइना है वो बैम्बू और रतन के अंदर जो है वो वर्ल्ड लाइक लीडर है। पूरी दुनिया का 68% जो है वो बैम्बू और रतन जो है वो पाकिस्तान चाइना के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको इंपोर्ट कर रहा है। तो जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लोगों को क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बांस की प्रोडक्शन हो रही है बट आप कह ले बहुत निग्लिजिबल लेवल पे हो रही है, बहुत कम हो रही है, और पाकिस्तान चाइना से फायदा उठा सकता है क्योंकि चाइना की ऑलरेडी जो है वो एक इंडस्ट्री डेवलप है और पूरी दुनिया के अंदर वो लीड कर रहा है। नाजरीन, कुदरत ने पाकिस्तान को खुश्क मेवाजात की कसीर अनवा से नवाजा है, जिनमें बादाम, अखरूट, पिस्ता, खजूर, चरखूज़े और मूंगफली वगैरह शामिल हैं। अब कौन से खुश्क मेवाजात सबसे ज़्यादा मकबूल हैं? इस साल खुश्क मेवाजात की तिजारत कैसी है? क्या कोई बाई प्रोडक्ट है? गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में खुश्क मेवाजात की ख़रीदारी के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। आज के प्रोग्राम में हम वहाँ का दौरा करेंगे और इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मेरा सलमान खान नाम है, हमारा रहीबात है गांव का नाम, और ये हमारा दरख्त 35 साल 40 साल हो गया, मेरे दादे ने लगाया था, तो हमने भी लगाया है लेकिन छोटे है। तो 40 कनाल में कोई 8-10 है अखरोट के दरख्त हैं। अखरोट कम से कम 4-5 मन देती है, अगर बड़े हो गए तो। छोटे हो गए तो
तकरीबन एक तोड़ा कोई 10 किलो 5 किलो इतना लेती है तकरीबन 5 साल के बाद। तोड़ने और खुश्क करने के बाद यहाँ पैदा होने वाले ज्यादातर अखरोट मुकामी बाजारों में फरोख्त किए जाते हैं। हालांकि कुछ पैदावार बाकी मुल्क के बाजारों में फरोख्त की जाती है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। हाँ जी, यहाँ के हमें पता चला कि बहुत अच्छा शहर है। यहाँ से सर्दियों की चीज़ें बहुत मेयारी और अच्छी मिलती हैं, और ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट जो हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, बहुत से शहरों में देखा है, लेकिन यहाँ का बहुत ड्राई फ्रूट जो है बहुत अच्छा है, और इसका जो टेस्ट है वो भी सबसे बेहतरीन है। कम हुजम, मयार, यकसानियत और ख़ास तौर पर नामियाती होने के बावजूद मार्केटिंग में अहम मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान अपने साजगार मौसमी हालात और गैर मामूली ज़रख़ेज़ ज़मीनों की वजह से नामियाती खुश्क मेवाजात की पैदावार के लिए साजगार खित्ता है। ये सर सबसे पहले तो खुबानी जो हुआ करती थी KRSP के थ्रू यहाँ गिलगित में, लेकिन वो जब प्रोसेस किया तो उसकी डिमांड आ गई 800-900। जो खुबानी यहाँ 150-200 रुपये की हम बेचते हैं, वही खुबानी बाहर जा रही थी 1200-1000 रुपये की। फिर अगले साल जो हमारे लोकल जो लोग हैं घरों में जो खुबानियों के यानी कि बागात हैं, उन लोगों ने ये किया, फिर इसका ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि महकमा ज़राअत जो ये काम करती है, उन लोगों ने दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं उठाए। फिर उसके बाद इन लोगों ने दोबारा वही सल्फेट वाला निज़ाम हल्का फुल्का जो हमारा होता है वो कर दिया। लेकिन असल जो चीज़ है 99% इस वक्त दुकानों में जो लोग आते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ के पीछे आते हैं, और ख़ुसूसन सबसे ज़्यादा हमारे गिलगित का जो बिकता है वो अखरोट होता है, और उसके साथ जो ऑर्गेनिक खुबानी होती है सूरज की सुखाई हुई जो पत्थरों के ऊपर होती है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी यहाँ उनसे साइड पे, वो खुबानी ज़्यादा। फ़रोख्त की जाने वाली रवायती इकसाम के अलावा मुकामी फ़रोख्त कुनिंगान बेहतर इकसाम, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के तरीकों के ज़रिए मसनूआत के वैल्यू एडिड पहलुओं को बढ़ाने की तलाश में हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से कुछ खुश्क मेवाजात से तेल निकाल रहे हैं। इसमें सर एक्चुअली ज़्यादातर यहाँ पे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अखरोट का जो तेल है वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, इसका डिमांड ज़्यादा होता है। और दूसरी जो है बादाम का तेल होता है, वो सबसे महंगा है, उसमें जो है आपकी मेंटली आपको फिट रखता है बादाम का तेल, वो बेहतर है सर। और दूसरा खुबानी का भी निकालते हैं, वो फिर आपको सर्दी में सही होती है, वो गर्मी देती है सर, जिसमें हीट पैदा करती है। जी, चाइना की वालनट के निस्बत जो पाकिस्तानी वालनट है, जो गिलगित बल्तिस्तान का वालनट है, इसमें तकरीबन 75% इसमें आयल ज़्यादा होता है। जबकि अगर आप 10 किलो वालनट चाइना का आप अगर आयल निकालेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे किलो से पौने किलो तक निकलेगा, और 10 किलो का अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के वालनट से अगर आप तेल निकालते हैं तो वो 2.5 से 3 किलो तक निकलता है। इसमें आयल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग सल्फ़र के ज़रिए उसको साफ़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो आयल है वो सूख जाता है। और पाकिस्तानी जो है वो कुदरती धूप के ज़रिए उसको ड्राई करते हैं, जिसकी वजह से अंदर उसमें आयल ज़्यादा होता है, इससे आयल ज़्यादा निकलता है। गिलगित बल्तिस्तान की जो वालनट है और आलमंड है, इससे आयल ज़्यादा निकलता है। बहुत से फ़रोख्त कुनिंगान के लिए मयार, यकसानियत और कदर बढ़ाने के बाद बरामदात एक और अच्छा ऑप्शन है। ताहम जुज़वी तौर पर मुल्की पैदावार में कमी और बैनुल-अक़वामी तिजारती पॉलिसियों और रवाबत में फुकदान की वजह से ऐसा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अखरोट की बरामद 2007 में 814 टन थी, जिसकी मालियत 1.3 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक थी, जबकि 2017 में तकरीबन 0 रह गई। दूसरी तरफ इसकी दरामदात 2013 तक तकरीबन 0 से बढ़कर 2017 में 4 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत के 1.7 हज़ार टन तक पहुँच गई। इंजीर, आलमंड, बादाम, आलमंड हो गया, वालनट हो गया, अच्छा खुबानी है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे मतलब जायकेदार जो गिलगित में पैदा होती हैं। तो सिर्फ इसमें हमारे लिए मसले ये हैं, हम इंटरनेशनली अगर इसको कहीं भेजना चाहें तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी ट्रेडिंग या कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमें सिखाए कि भाई इसको इस तरह ड्राई करना है, इसको इस तरह पैक करना है। कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट इधर लगा हुआ नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हों तो इंटरनेशनली हम बहुत बड़ा बिज़नेस पाकिस्तान को दे सकते हैं एक्सपोर्ट की सूरत में। अदरवाइज़ ये है कि बस इनको हम कराची तक, लाहौर तक या इस्लामाबाद तक ही हमारी एक्सेस होती है, हम यहाँ पर ही फ़रोग करके अपना गुजर बसर करते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक
मुल्क में पैदा होने वाले अखरोट का 99% से ज्यादा मुकामी मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान जितनी भी थोड़ी मिकदार में बरामद करता है, पाकिस्तानी अखरोट की बरामदी कीमत आलमी औसत का सिर्फ 56% है। वैसे तो होना यही चाहिए, लाइक पूरी दुनिया में आजकल ऑनलाइन सिस्टम का दौर है, लेकिन हमारे पास, मैंने पहले भी कहा, पॉलिशिंग और पैकिंग की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टिविटी डायरेक्ट एज अ फार्मर जो है ना, हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड हैं। वहाँ पे आपको चलने के लिए कुछ स्टैंडर्ड, आपकी पैकिंग हो, पॉलिशिंग हो, आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सब ना होने की वजह से हमारा ले दे के यहाँ की लोकल मार्केट तक का एक्सेस है। इवन हमारी लोकल मार्केट का भी इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस नहीं है। यहाँ से ले दे के शहरों तक चली जाती है, हमारा माल सिर्फ वहाँ तक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, और जिसकी वजह से प्राइसेस भी या रेट जो है वो किसान को इतना नहीं मिलता। अब चूंकि चीन दुनिया में अखरोट पैदा करने में सरफहरिस्त है और सीपैक ने बड़े पैमाने पर दो तरफा तिजारती राब्तों में सहूलियात फराहम की हैं, इसलिए इस शोबे में चीन के साथ ताउन की गुंजाइश मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के लिए मैं समझता हूँ कि खुश्क मेवाजात की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की बड़ी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में खुश्क मेवाजात की पैदावार और प्रोसेसिंग के लिए तरक्की की गुंजाइश पाई जाती है। मिसाल के तौर पर चलगोज़ा ज़ख़ीरा करना वगैरह। जब इसकी फसल को चुन लिया जाता है तो मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये जल्द ही नरम हो जाता है, सही तौर पर पकता भी नहीं और इस वजह से जायका भी अच्छा नहीं होगा। डीप प्रोसेसिंग में बहुत तब्दीली आ चुकी है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है सर इससे। अगर जॉइंट वेंचर से हम फ्रूट प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करते हैं या उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो इससे दोनों मुल्क के अवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में तो बिल्कुल नायाब फल फ्रूट है जो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। हमारे पास सेब है, अच्छी क्वालिटी का सेब है, हमारे पास आड़ू है, अच्छी क्वालिटी का है, मैंने पहले भी जिक्र किया, नाशपाती है, अच्छी क्वालिटी। लेकिन ये सब बेमानी है अगर प्रोसेसिंग ना हो। जदीद तकाज़ों के मुताबिक अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों आपस में मिल के इसका एक जॉइंट प्रोसेसिंग यूनिट से कायम करते हैं तो ये हमें उससे एग्रीकल्चर में हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चीन के एक पुराने दोस्त, एक साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हमें अपनी कहानी सुना रहे हैं। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि सीपैक, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है, अभी शुरू हुआ था। उस वक्त वो चीन में थे। उन्होंने कहा है कि अब तक मेरी बेहतरीन सफारती जिम्मेदारी चीन थी, इसमें कोई शक नहीं। आइए मिलते हैं चीन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब मसूद खालिद साहब से। जनवरी 2013 से जुलाई 2019 तक काम में मसरूफ 6.5 साल बहुत जल्दी गुजर गए। ये चीन में किसी भी पाकिस्तानी सफीर का अब तक का सबसे तवील अरसा है और ये कारनामा मसूद खालिद ने अंजाम दिया है। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक ऐसे मुल्क में खिदमत करने का एजाज़ हासिल हुआ जो ना सिर्फ एक करीबी दोस्त है बल्कि एक अजीम कौम है। चीन वो पहला मुल्क था जिसने कोविड-19 की वैक्सीन किसी गैर मुल्क को भेजी और वो मुल्क पाकिस्तान था। बहुत पहले 2008 में जब सिचुआन में तबाहकुन ज़लज़ला आया था तो पाकिस्तान ने अपने तमाम ख़ैमे चीन को भेजे। इन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि हम एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हैं और हम एक दूसरे के लिए किस तरह के जज्बात रखते हैं। मसूद खालिद ने चीन पाकिस्तान दोस्ती की तारीख के कई कीमती लम्हात को याद किया। एक चीज जिसको वो कभी फरामोश नहीं करना चाहते वो थी कराकोरम हाईवे, जो दुनिया की बुलंद तरीन और खूबसूरत तरीन शाहराह के तौर पर जानी जाती है। KKH चीन पाकिस्तान सरहदी गुजरगाह पर खंजराब पास से गुजरती है और शुमाली पाकिस्तानी शहर थाकोट तक पहुंचती है। इसकी कुल लंबाई 1032 किलोमीटर है, जिसमें से चीन में 416 किलोमीटर और पाकिस्तान में 616 किलोमीटर शामिल है। पिछली सदी में जब शाहराह कराकोरम तामीर हुई तो चीन और पाकिस्तान के तकरीबन 700 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये 2014 की बात है जब मैं चीन के सूबे हुन्नान गया। वहाँ मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में वसी तजुर्बात के हामिल अफराद एक मौका पर जमा थे।
جنہوں نے KKH کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ میں ان کی دعوت پر جب وہاں گیا تو میں ان سے ملا۔ وہ کافی بزرگ افراد تھے، ان میں نرسیں، انجینئرز، ڈاکٹرز اور ورکرز شامل تھے، اور وہ کافی جذباتی تھے، اور وہ مجھے کہانیاں سنانے لگے کہ اس وقت اس ہائی وے کو بنانا کتنا مشکل تھا، کیونکہ انجینئرنگ کی مہارت، آلات اور مشینری اس وقت اتنی جدید نہیں تھی۔ A lady came to me, old lady. اور ایک بزرگ خاتون میرے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے ایک بیمار پاکستانی کے لیے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، اور میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب سے ہم چین واپس آئے ہیں ہم دوبارہ کبھی پاکستان نہیں جا سکے، لہٰذا ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کیسا ہے، KKH کیسی ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اس بزرگ خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا وہ بیمار آدمی ابھی تک زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ اس قسم کا جذبہ ہے جو ہمارے لوگوں کو جوڑتا ہے، اس لیے بیرونی دنیا پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان کون سا جادو چل رہا ہے جو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ ان کے مطابق یہ دوستی اتنی مستحکم کیوں ہے؟ وہ اسے ایک اسٹریٹجک شراکت داری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ We have continued to move onwards. ہم نے آگے بڑھنا جاری رکھنا ہے۔ ہم معیشت، تجارت، دفاع، تعلیم، سیاحت اور میڈیا وغیرہ کے شعبے میں زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی برآمد کنندگان کو چین کی بڑی مارکیٹ تلاش کرنے کے لیے اچھی رسائی حاصل ہے۔ ہمارے پاس چیری جیسی بہت اچھی کوالٹی کی مصنوعات ہیں، اور پاکستان سے چین تک نقل و حمل کی لاگت نسبتاً کم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پاکستانی مصنوعات چین کی مارکیٹ میں آئیں گی۔ 1981 میں اپنے پہلے دورے سے لے کر سفیر کے عہدے تک مسعود خالد نے چین کے بہت سے علاقوں کا سفر کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ چین ایک علمی معیشت بنتا جا رہا ہے۔ I saw in the last these meetings of میں نے چینی پارلیمنٹ، نیشنل پیپلز کانگریس اور پریمیئر لیگ کے گزشتہ اجلاسوں میں دیکھا ہے، اور ان کے پاس پریمیئر لیگ کی ورک رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ اس بات کا جائزہ پیش کرتی ہے کہ چین نے گزشتہ برس کیا حاصل کیا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر مستقبل کے لیے تخمینہ لگایا ہے۔ میرے خیال میں چین تقریباً 100 ملین ملازمتیں دینے میں کامیاب ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور عالمی معیشت کے لیے چین تحقیق اور ترقی، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ انہوں نے 10 اہم صنعتوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں چین کو روبوٹکس، مصنوعی ذہانت وغیرہ جیسی ٹیکنالوجی میں مضبوط بنانے کے لیے ویلیو ایڈڈ کیا جائے گا۔ میرے خیال میں پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور چین مدد کرنے کو تیار ہے۔ سی پیک خود ایک ایسا پلیٹ فارم یا چھتری فراہم کرتا ہے جس سے تعاون کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مسعود خالد کے چین میں بطور سفیر کام کے دوران وہ سی پیک کی ترقی کے گواہ ہیں۔ پاکستان اور چین نے تب سی پیک کے معاہدے پر دستخط کیے اور مرحلہ وار پیش رفت کی۔ it took about a year for experts. میگا سی پیک کو ڈیزائن اور پلان کرنے میں تقریباً 1 سال لگا، کیونکہ اس میں متعدد منصوبے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو توانائی کی شدید قلت کا سامنا تھا، اس لیے پاکستان نے پہلے چین سے توانائی اور بجلی کے شعبے میں مدد کی درخواست کی۔ چین نے کہا کہ اگر یہ آپ کی ترجیح ہے تو ہمیں آپ کی مدد کرنے اور اپنے تجربات شیئر کرنے میں خوشی ہوگی۔ یوں شروع میں چینی کمپنیاں آئیں۔ اب سی پیک وسیع دائرہ کار میں دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مسعود خالد موجودہ مرحلے پر دونوں طرف سے دوگنی کوششوں کی توقع کر رہے ہیں۔ The most important thing will be اس میں سب سے اہم صنعتی پارکس اور خصوصی اقتصادی زونز کا قیام ہوگا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات بڑھیں تو ہمیں خصوصی اقتصادی زونز کی آپریشنلائزیشن پر بہت زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ کچھ خصوصی اقتصادی زونز اب میچور ہو رہے ہیں۔ میں ان سب کے اچھے مستقبل پر یقین رکھتا ہوں۔ I consider myself lucky. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہ فلیگ شپ منصوبہ میرے وقت میں شروع ہوا جب میں چین میں تھا، تو میں سی پیک کے انقلابی عمل کا حصہ تھا۔ جب یہ ختم ہوا تو مجھے واپس آنا پڑا،
اس لیے میں نے اپنے جذبات کا ایک بہت ہی حقیقی اور مخلصانہ طریقے سے اظہار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک میری بہترین سفارتی ذمہ داری چین تھی۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔